चलो भाई बैठो जल्दी से। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बैठो भाई। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था अब उसके आगे हमें क्या पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ इंटरनल फैक्टर्स। आ जाओ फटाफट। अभी थोड़ी ना, मुझे लगा कि आखिरी क्लास है अभी। मतलब अरे आखिरी मतलब इन द सेंस सैटरडे को भी आएगी ना क्लास अभी। हाँ तो उस दिन कर लेंगे। हाँ मैं क्लास लूंगा। उस क्लास को मिस करना बड़ा रिस्की हो जाएगा। रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस क्रैब चल रहा होगा। मतलब शनिवार की क्लास को जिसने मिस किया माइनर के चक्कर में, उसका रेस्पिरेशन चौपट हो गया, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा ऑनलाइन ऑप्शन देखो पहले से ही। ओके चलो आओ इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगली। अच्छा सुनिए, अभी फिलहाल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर लेना है। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर, मतलब 222 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ, पेज 222 एनसीईआरटी में फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर लिखे हैं अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। छोटे छोटे फैक्टर है, देखो जरा। इंटरनल फैक्टर बोलो यार, अरे इंटरनल मतलब प्लांट बॉडी के अंदर के फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर बोलो या प्लांट फैक्टर बोलो, एक ही बात है। क्या क्या लिखा है देखो तो। एक लिखा होगा नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, लिखा है ना। और अगला ले लेता हूं, नंबर ऑफ मीजोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ मीजोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, एक ये ले लेता हूं। और एक ले लेता हूं, क्या दिया है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। और चौथा ले लेता हूं अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, दिया है क्या। ये चार दिए हैं, मतलब ढेर सारे हैं, मैंने अलग से बांट दिया इसको। ये सारी चीजें मैं समझाने जा रहा हूं, छोटी छोटी बातें, कुछ भी बड़ा नहीं है यहां। तो समझिएगा, पहला फैक्टर ला रहा हूं इंटरनल फैक्टर में। देखो तो पहला क्या लिखा है, नंबर ऑफ लीव्स। अरे भाई नंबर ऑफ लीव ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, साइज ऑफ लीव ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा। और ये एज को भी छोड़ रहा हूं, एज को ना मैं क्लोरोफिल के साथ लाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। ओरिएंटेशन ऑफ लीव, अगर पत्ती ऐसी लगी है तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लेकिन सोचो पत्ती लगी हो पैरेलल टू सनलाइट, तो लाइट कम पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस कम होगा, मतलब ओरिएंटेशन। नंबर ऑफ मीजोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंटरनल CO2, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर CO2 ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल क्या लिखा है मैंने देखो तो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। और आपको क्या लगता है कौन सी लीफ में क्लोरोफिल ज्यादा होगा, मैच्योर लीफ या यंग लीफ? पता है सबसे ज्यादा, तभी एज को छोड़ा था मैंने, अब दिखा रहा हूं, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होगा मैच्योर लीफ पे। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, मैच्योर लीफ। उससे कम क्लोरोफिल होगा यंग लीफ में, और सबसे कम होगा ओल्ड लीफ में, समझे। तभी एज को मैंने बोला क्लोरोफिल के साथ देखें। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, मैच्योर लीफ, और सबसे कम ओल्ड लीफ। क्लियर है।
और ये जितने भी इंटरनल फैक्टर हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन, एनसीईआरटी लिखती है, डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन समझते हैं, इसका मतलब है जेनेटिक हैबिट। जेनेटिक हैबिट मतलब जीन डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, जीन डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। अरे भाई प्लांट का कोई भी फैक्टर हो, जीन ही तो डिसाइड करेगा ना। सिंपल सा समझो, अगर जीन डोमिनेंट है, अगर जीन डोमिनेंट है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, नंबर ऑफ लीफ ज्यादा होंगे, मीजोफिल सेल ज्यादा होंगे, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, क्लोरोफिल ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और अगर जीन रेसेसिव है तो ना तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट की ग्रोथ कम होगी, नंबर ऑफ लीफ कम होंगे, मीजोफिल सेल कम होंगे, क्लोरोप्लास्ट कम होगा, क्लोरोफिल कम होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। ओवरऑल सीधी सीधी बात समझो, प्लांट के अंदर जो कुछ भी है सब जीन ही तो डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये इंटरनल फैक्टर थे, टोटल एनसीईआरटी। अब मैं लेकर आ रहा हूं एक्सटर्नल फैक्टर। 4 फैक्टर दिए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले बड़ा वाला फैक्टर ही लेता हूं, लाइट। लाइट सबसे पहले लेते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं। पहला एक्सटर्नल फैक्टर ला रहा हूं, लाइट। ये सब एनसीईआरटी में था। ध्यान से समझना जरा। एक्सटर्नल फैक्टर में पहला ला रहा हूं लाइट। अब पता है एनसीईआरटी ने कहा, क्या कहा है कि लाइट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्वालिटी, लाइट क्वालिटी। पहला पढ़ेंगे लाइट क्वालिटी। तो लाइट क्वालिटी में क्या पढ़े? अरे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होगी? ब्लू रेड। अच्छा मैं बोलूं व्हाइट लाइट में, या सनलाइट में, या बोलो पॉलीक्रोमैटिक लाइट, तीनों एक ही मतलब है, पूरा विबग्योर उसमें सबसे ज्यादा होगा। हाँ, इसके बाद ब्लू रेड में, इसके बाद ब्लू रेड में, और मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लाइट में। सही है ना सबको? अच्छा, दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अरे लाइट चाहे 5 घंटे मिले या 10, रेट तो वही रहेगा ना। रेट पर थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। अरे भाई जिसे 5 घंटे लाइट मिली उसने 5 घंटे फूड बनाया, और जिसे 10 घंटे लाइट मिली उसने 10 घंटे फूड बनाया, लेकिन रेट तो वही रहेगा। एक एग्जांपल ले लो मेरे से, कि मान लो एक प्लांट को 5 घंटे लाइट मिली, तो उसने 5 घंटे में फॉर एग्जांपल 500 ग्लूकोज बनाए। एक प्लांट को 10 घंटे लाइट मिली, उसने 1000 ग्लूकोज बनाए 10 घंटे में। ठीक है, तो एक ने कम फूड बनाया, एक ने ज्यादा, लेकिन रेट तो सेम है। देखो तो 5 घंटे में 500, तो पर 1 घंटे में कितना हुआ? 100 ग्लूकोज पर आवर। और 10 घंटे में 1000, तो 1 घंटे में 100। तो देखो ना, रेट तो वही है ना, रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बोलूं, क्या ये लाइन लिखूं मैं? ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट अफेक्ट द टोटल फोटोसिंथेसिस। टोटल फोटोसिंथेसिस पर फर्क पड़ा, मतलब एक ने 10 घंटे फूड बनाया, एक ने 5 घंटे बनाया, तो टोटल फोटोसिंथेसिस पर फर्क पड़ा, लेकिन रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है।
तीसरी चीज जो लाइट के अंदर पढ़ना है वो है लाइट इंटेंसिटी। पता है एनसीईआरटी ने क्या किया है? एनसीईआरटी ने बोला है कि हम लाइट को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, लाइट को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, लिख दिया है तीनों। अब बाद में सिर्फ लाइट इंटेंसिटी पढ़ा के छोड़ दिया है, मतलब शुरू के तो भूल गए कि इसको भी पढ़ना है, तो मैंने पढ़ा दिया क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए पहले तो भी बता दिए। हाँ, तीसरा लाइट इंटेंसिटी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा लिखा है, तो बहुत ध्यान से समझना भाई, और नोट्स में भी है लाइट इंटेंसिटी, तो आप ध्यान देना भी समझने में। हाँ देखो, लाइट इंटेंसिटी की शुरुआत मैं एक वर्ड से कर रहा हूं, लाइट सैचुरेशन पॉइंट से। कहां से? लाइट सैचुरेशन पॉइंट से। अब बताइए क्या होता है? अरे लाइट इंटेंसिटी एट विच rate of photosynthesis is maximum. Light intensity at which rate of photosynthesis is maximum. इसे कहेंगे लाइट सैचुरेशन पॉइंट। इतनी लाइट मिल जाए कि फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम हो जाए, इसे क्या बोलोगे? लाइट सैचुरेशन पॉइंट। पता है प्लांट को कितनी लाइट चाहिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए? फुल सनलाइट का 10%। एनसीईआरटी डाटा है, फुल सनलाइट का 10%। तो it occur at 10% of full sunlight। फुल सनलाइट का अगर 10% प्लांट को मिल जाए तो उतनी लाइट मिल गई जितना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। आओ इधर देखते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। मान लो मैंने इधर लिखा लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दूसरी तरफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा ग्राफ देखो जरा, मान लो मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, तो याद है आपको जिस लाइट इंटेंसिटी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट है, मैक्सिमम रेट है फोटोसिंथेसिस का, उस लाइट इंटेंसिटी को हमने पिछली क्लास में क्या शब्द यूज किया था? ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। और सुनो, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी को ही मैं कह रहा हूं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। डेफिनेशन चेक कर लो, लाइट सैचुरेशन पॉइंट यही तो था कि वो लाइट इंटेंसिटी जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाए, उस लाइट इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? लाइट सैचुरेशन पॉइंट। कब आ जाएगा ये? जब प्लांट को मिल जाए फुल सनलाइट का 10%। मैं क्या कहता हूं, अगर प्लांट सनलाइट में उग रहा है, शेड में नहीं है, तो प्लांट को फुल सनलाइट का 10% तो मिल ही जाएगा। अगर प्लांट धूप में ग्रो कर रहा है तो फुल सनलाइट का 10% तो मिल ही जाएगा। कहने का मतलब प्लांट को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी लाइट चाहिए उतनी प्लांट को तो मिल ही जाती है। सो लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। नेचर में लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट अगर प्लांट शेड में ग्रो कर रहा हो, डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा हो, क्लाउडी डे हो जाए, हाँ तब फुल सनलाइट का 10% नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूं? अगर क्लाउडी डे हो जाए या डेंस फॉरेस्ट में प्लांट ग्रो कर रहा है या शेड में ग्रो कर रहा है, तब फुल सनलाइट का 10% नहीं मिलेगा, तो उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। नॉर्मली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नेचर में नहीं है। क्यों? क्योंकि फुल सनलाइट का सिर्फ 10% चाहिए, उतना तो प्लांट को मिल ही जाता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी लाइट चाहिए प्लांट को मिल ही जाता है। सो लाइट लिमिटिंग फैक्टर नेचर में नहीं है। हाँ कुछ कंडीशन है जहां फुल सनलाइट का 10% नहीं मिल पाएगा। कहां? अगर प्लांट ग्रो कर रहा है शेड में या डेंस फॉरेस्ट में, तब फुल सनलाइट का 10% नहीं मिलेगा। क्लाउडी डे हो जाए तो फुल सनलाइट का 10% नहीं मिलेगा। उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, अदरवाइज लाइट नेचर में लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। क्लियर है क्या? एनसीईआरटी है भाई। हाँ इसके बाद एनसीईआरटी आगे लिखती है, बहुत प्यारा प्यारा लिखती है कि एट लो लाइट इंटेंसिटी, क्या?
एट लो लाइट इंटेंसिटी, मान लो लाइट इंटेंसिटी अभी इतनी है मतलब लो है, तो ये फोटोसिंथेसिस, तो लाइट इंटेंसिटी मान लो इतनी है, तो जब लाइट इंटेंसिटी कम है तो एनसीईआरटी लिखती है देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब लाइट इंटेंसिटी कम मिल रही है प्लांट को जब लाइट इंटेंसिटी कम मिल रही है तो देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सर इसका क्या मतलब लीनियर रिलेशन? इसका मतलब ये है कि जब लाइट इंटेंसिटी कम है तो थोड़ा और कम करो लाइट इंटेंसिटी को, तो फोटोसिंथेसिस का रेट और कम हो जाएगा। थोड़ा बढ़ाओ लाइट इंटेंसिटी को, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। ये है लीनियर रिलेशन। लाइट इंटेंसिटी जब कम है तो और कम करोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट और कम हो जाएगा, बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट और बढ़ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशन। समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? लाइट इंटेंसिटी कम ज्यादा करने पर फोटोसिंथेसिस का रेट कम ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर लाइट अभी लिमिटिंग फैक्टर है। अब सुनो, मैं बोल रहा हूं लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ, देखो लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जा रहा है। ध्यान देना, लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है इधर? क्योंकि अभी लाइट लिमिटिंग है ना। लेकिन लाइट इंटेंसिटी कब तक बढ़ाऊं? लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ाओगे कब तक? लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी कर दूं तो फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों अब क्यों नहीं बढ़ रहा फोटोसिंथेसिस का रेट लाइट बढ़ाने से? क्योंकि अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अब कोई और लिमिटिंग हो गया। और पहली उंगली किस पर उठती है? CO2 पर। अच्छा, मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेकर समझाता हूं, ध्यान से समझ। मैं यहां बैठा हूं, बिल्कुल क्लाउडी डे है, क्लाउडी डे। अब धीरे धीरे क्लाउड हट रहे हैं, धूप आ रही है, हाँ, तो क्लाउड हटता जा रहा है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता जा रहा है। अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ऑप्टिमम लाइट इंटेंस सैचुरेशन पॉइंट तक आ गया, तो धूप तो पूरी आ गई, तो लाइट जितनी चाहिए उतनी मिल गई। तो अब लाइट तो लिमिटिंग है नहीं, तो नेचर में क्या लिमिटिंग है प्लांट के लिए? मेनली CO2। तो अब लाइट नहीं बल्कि कोई और लिमिटिंग है, लाइक CO2। तभी तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कर दूं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? ड्यू टू सोलराइजेशन। क्या बोल रहा हूं? एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, at very high light intensity, rate of photosynthesis at very high light intensity, rate of photosynthesis decreases, rate of photosynthesis decreases due to solarization। अब बताए सर ये नया शब्द क्या है? सोलराइजेशन। अरे सुनो तो, फोटो ऑक्सीडेशन बोल के चुप हो रहे हो, इधर देखो। सोलराइजेशन का मतलब है फोटो इनहिबिशन प्लस फोटो ऑक्सीडेशन। अरे भाई, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा या नहीं? तो फोटो ऑक्सीडेशन तो पहले ही जानते हो आप कि व्हाट इज फोटो ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। सही है ना सर? तो ये फोटो इनहिबिशन क्या है? सुनो इधर, अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। लाइट ज्यादा मिलने से ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, और ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ा तो प्लांट में पानी कम हो जाएगा, अब पानी कम हो जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा।
और स्टोमेटा बंद हो गया तो CO2 का मिलना बंद हो गया, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा या नहीं? तो व्हाट इज फोटो इनहिबिशन? फोटो इनहिबिशन क्या है? रिडक्शन इन हाइड्रेशन। रिडक्शन इन हाइड्रेशन समझ रहे हो क्या? रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ वाटर एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस कम हो गया। क्यों हो गया? एक तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, दूसरा पानी कम हो जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगी, तो CO2 मिलना भी बंद हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? कोई समस्या तो नहीं है? तो लाइट इंटेंसिटी कब तक बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा? लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक। उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब लाइट नहीं, कोई और लिमिटिंग है जैसे CO2। लेकिन बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी कर दोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट गिर जाएगा ड्यू टू सोलराइजेशन। कोई समस्या तो नहीं है? हाँ भाई बोलो, क्या 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 बोल रहे हैं? 10% ऑफ? नहीं नहीं नहीं, फुल सनलाइट का। हाँ तो उसी का डबल करेंगे ना फिर बाद में, 2 to 10% हो जाएगा भाई। 1 से 5% जो है उसी को डबल करेगा तो 2 to 10% होगा। हाँ 2 to 10% जो प्लांट को पहुंच रही है उसकी बात हो रही है, PAR है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और 10% तो लेगा, लेकिन यूज सिर्फ 1 से 2% ही करेगा, क्योंकि याद है 100% एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, कुछ तो लॉस भी होगा ना। ठीक है, हाँ। और ये NCERT डाटा है तो जरूरी हमें याद रखना। ठीक है, हाँ। अब सुनो आगे, ये जो मैं देख भाई, लाइट बहुत ज्यादा होगी मतलब धूप बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो पानी कम हो जाएगा प्लांट में। पानी कम हो गया मतलब स्ट्रेस कंडीशन आ गई, तो स्टोमेटा बंद कर दिया जाएगा, तो CO2 मिलना भी बंद हो गया। सही है, ओके। अब सुनो, मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये है आपके नोट्स में, अभी सुनना ध्यान से। मिड डे के समय, कब बोल रहा हूं? मिड डे के समय। मिड डे के समय लाइट खूब मिल रही है प्लांट को, तो P/R मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है 10:1 एंड मे रीच अप टू 20:1। दोपहर के समय प्लांट को खूब लाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में 10 to 20 टाइम्स ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? सुनो तो, इसका मतलब निकालूं कि प्लांट जितनी देर में 10 से 20 ग्लूकोज बनाएगा, प्लांट जितनी देर में 10 से 20 ग्लूकोज बनाएगा उतनी देर में अपने रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज तोड़ेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, प्लांट जितनी देर में 10 से 20 O2 बनाएगा, जितनी देर में प्लांट 10 से 20 O2 बनाएगा, खुद के रेस्पिरेशन में 1 O2 यूज करेगा। तो 10 से 20 O2 बनाया, यूज तो सिर्फ 1 ही कर रहा है, बाकी बाहर फेंक देगा, जिसके सहारे हम जिंदा हैं। समझ रहे हो? अच्छा, लेकिन बट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है। मॉर्निंग और इवनिंग में तो लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि फोटोसिंथेसिस का रेट गिर के रेस्पिरेशन के बराबर आ जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग में लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है, इतनी कम है कि फोटोसिंथेसिस का रेट गिर के किसके बराबर आ गया? रेस्पिरेशन की। मतलब P/R = 1 हो गया। समझ रहे हो? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाएगा। तो लाइट इंटेंसिटी इतनी कम हो जाए, लाइट इंटेंसिटी इतनी कम हो जाए कि P/R हो जाए, इसे कहते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? लाइट कंपनसेशन पॉइंट। सही है?
मॉर्निंग और इवनिंग में लाइट कम मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट गिर के रेस्पिरेशन के बराबर हो गया, इसे क्या बोलोगे? लाइट कंपनसेशन पॉइंट। और सुनो, मतलब इससे ये रिजल्ट निकालू मैं कि प्लांट जितनी देर में एक ग्लूकोज बनाएगा, जितनी देर में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाएगा, उतनी देर में रेस्पिरेशन में ग्लूकोज तोड़ेगा। मतलब एनपीपी 0। जितना ग्लूकोज बना रहा है फोटोसिंथेसिस, उतनी देर में उतना रेस्पिरेशन में ग्लूकोज तोड़ ले रहा है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट फोटोसिंथेसिस क्या हो गई? 0। और सुनो एक और बात, जितनी देर में एक O2 बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, उतनी देर में रेस्पिरेशन से में अपने एक O2 यूज कर लेगा, तो बाहर O2 नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जितना यूज कर रहा है सिर्फ उतना ही बना पा रहा है। अच्छा, और जितनी देर में अपने रेस्पिरेशन से एक CO2 रिलीज करेगा, उतनी देर में फोटोसिंथेसिस में एक CO2 यूज करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे जितना O2 बना रहा है उतना खुद के रेस्पिरेशन में यूज कर ले रहा है, अब रेस्पिरेशन से जितना CO2 छोड़ रहा है उतना फोटोसिंथेसिस में यूज कर ले रहा है। मतलब ना तो O2 छोड़ेगा ना CO2 लेगा। नो गैसियस एक्सचेंज विथ एटमॉस्फेयर। समझ रहे हैं? तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट में मैं लिख रहा हूं एट दिस पॉइंट क्या लिखूं? पहला नेट फोटोसिंथेसिस, या बोलो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या बोलो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी क्या हो गया? 0 हो गया भाई। ठीक है। और दूसरा, नो गैसियस एक्सचेंज अकर विथ एटमॉस्फेयर। नो गैसियस एक्सचेंज अकर विथ एटमॉस्फेयर। सही है? ये बात हो गई। नोट्स में लिखा है मैंने ये सब। ठीक है। अच्छा, लाइट में एक और बात बची। क्या? सुनो, पता है हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है? इस ग्राफ को आधा बनाया है। मतलब हमारी एनसीईआरटी ने इस ग्राफ को यहां तक बनाया। एनसीईआरटी नहीं चाहती कोई गिरता हुआ दिखे। यह बात तो पक्का है कि ग्राफ तो गिरेगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो क्लोरोफिल डैमेज होगा, है ना? लेकिन एनसीईआरटी ने इस ग्राफ को यहां तक बनाया, थोड़ा इनलार्ज कर दिया है, ऐसे बना दिया है ना? और कुछ कुछ लिख भी दिया है। यहां लिख दिया है ए, यहां लिख दिया है बी, यहां लिख दिया है सी, और यहां लिख दिया है डी, और यहां लिख दिया है ई। अब पता है एनसीईआरटी ने पीछे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लिया है, एट ए व्हाट इज लिमिटिंग लाइट? ए वाले एरिया में कौन लिमिटिंग है? लाइट। लाइट घटाने बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ए पर कौन लिमिटिंग? अगर सुन लो, फिर लिखा दूंगा एनसीईआरटी में। ए पर कौन लिमिटिंग है? लाइट। कोई समस्या तो नहीं है। और सुनो, बी पर इधर 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 अच्छे से देखना, गड़बड़ नहीं करना। हाँ, बी मतलब यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक आते आते प्लांट को काफी लाइट मिल चुकी है। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट का नहीं मिला है, मतलब यहां पर इस जोन में प्लांट को लाइट भी कम मिल रहा है और CO2 भी कम मिल रहा है कि नहीं? मैंने बोला था जब दो चीजें कम हो तो जो ज्यादा कम है उसको लिमिटिंग बोलते हैं। बी वाले जोन में लाइट कम तो मिल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा कम कौन है? CO2। तो बी पर क्या बोलूं? फैक्टर अदर देन लाइट लाइक CO2 इज लिमिटेड। समझ रहे हो? और अगर बी पर CO2 लिमिटिंग है, देखो ना ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो अगर यहां CO2 लिमिटिंग है तो CO2 सी वाले एरिया में भी लिमिटिंग होगा। लेकिन सुनो, जहां ग्राफ खत्म हो रहा है वहां तक आते आते लाइट इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। तो जहां पर ग्राफ खत्म हो रहा है बस ग्राफ गिरने ही वाला है, एनसीईआरटी ने रोक दिया है। तो इसके एंड पर कौन लिमिटिंग होगा? क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा ना। तो यहां आते आते कौन लिमिटिंग हो जाएगा? क्लोरोफिल। समझ रहे हो? तो सी पर बोलूं इनिशियली CO2
and later on chlorophyll become limiting. A पर कौन लिमिटिंग है? लाइट. बी पर फैक्टर अदर देन लाइट लाइक CO2. सी पर पहले CO2 और लास्ट में क्लोरोफिल. डी क्या है? लाइट सैचुरेशन पॉइंट. ई क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनसीईआरटी में लिख लो, नहीं है तो कहीं भी लिख लो, घर जाकर एनसीईआरटी में लिखना, क्योंकि अंत समय पर एनसीईआरटी ही खुलती है. एनसीईआरटी ने सिर्फ पूछा ए पर क्या लिमिटिंग है, हम सब लिख लेते हैं, पता नहीं कब क्या पूछ ले. ठीक है, तो पेज 222 में ए में लिख दो, एट ए लाइट इज लिमिटिंग. एट ए लाइट इज लिमिटिंग. एट ए लाइट इज लिमिटिंग. फिर लिखो बी पर फैक्टर अदर देन लाइट. बी पर लिख दो फैक्टर अदर देन लाइट लाइक CO2 इज लिमिटिंग. बी पर लिख दो फैक्टर अदर देन लाइट लाइक CO2 इज लिमिटिंग. फैक्टर अदर देन लाइट लाइक CO2 इज लिमिटिंग. और सी पे लिख दो initially CO2 and later on chlorophyll become limiting. Initially CO2 and later on chlorophyll become limiting. सही है. और डी को लिख दो लाइट सैचुरेशन पॉइंट. डी को लिख दो लाइट सैचुरेशन पॉइंट. डी को लिख दो लाइट सैचुरेशन पॉइंट. और ई कहां लिखा है? इधर. ई को लिख दो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ई को लिख दो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सही है. ओके. अब देखो, एक्सटर्नल फैक्टर में दो बड़े फैक्टर, एक लाइट हो गया, दूसरा ला रहा हूं CO2. टोटल एनसीईआरटी, क्योंकि फैक्टर से क्वेश्चन जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा. हाँ, एक दो लाइन में अलग से अपनी तरफ से जुड़वाऊंगा अंत में, तो एनसीईआरटी ही कवर करेंगे हम. कुछ डाउट आए हैं, देख लें. 10% ऑफ फुल सनलाइट एक ईयर में नहीं, एक दिन का. और एनसीईआरटी लाइन का मतलब, अरे ये बता चुका हूं ना, डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच. कि साइक्लिक क्यों होता है, कि नॉन साइक्लिक से 12 एनएडीपीएच बनाते बनाते 18 एटीपी नहीं बन पाता, इसीलिए क्या चलाते हैं? साइक्लिक भी चलाना पड़ता है ना. ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं. इसको इधर रख लेता हूं. चलिए CO2 एनसीईआरटी देखो भाई ध्यान से. हाँ, इधर CO2. अच्छा, ये टोटल एनसीईआरटी. नोट्स में CO2 और ये सब नहीं मिलेगा. लाइट का था, लाइट है, CO2 और ये सब नहीं है. अरे टोटल एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी से तो पढ़ोगे ही ना, तो दो जगह क्यों पढ़ना. तो CO2 एनसीईआरटी में ही लिखना, जो भी बोलूं हम, अगर कुछ नया मिलेगा तो. CO2 को एनसीईआरटी ने कहा है मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. और सुनो, CO2 को एनसीईआरटी ने कहा है कि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है. कितना है? 0.03 से 0.04%.
पीपीएम में लिखूं, 300 टू 400 पीपीएम है, इतना CO2 है। सही है। आपको याद है पिछली क्लास में मैंने बोला था लगभग 400 के आसपास पहुंच गया CO2, हम 400 के ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, इकोलॉजी में आप जाओगे, लेकिन यहां मुझे स्टक रहना है एनसीईआरटी डाटा पर। तो मैं बोलूंगा 400 के आसपास CO2 पहुंच चुका है एटमॉस्फेयर में। और अब सुनो, C4 प्लांट को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब CO2 सैचुरेशन पॉइंट, प्लांट को, C4 प्लांट को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए कितना CO2 चाहिए, क्या बताया था? 360 ppm, या बोलो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, या 0.036%। C4 प्लांट को 360 ppm CO2 चाहिए फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, और एटमॉस्फेयर में कितना पहुंच गया? लगभग 400 ppm के पास। तो मतलब C4 प्लांट को जितना CO2 चाहिए फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, वो मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है। तो फॉर C4 प्लांट CO2 इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। मैंने तो पिछली क्लास में सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट और C4 प्लांट दोनों बताए थे, है ना? तो C4 प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए उतना ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन C3 प्लांट को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए कितना CO2 चाहिए? बियॉन्ड 450 ppm, मतलब मोर देन 450 ppm, या मोर देन 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। कितना मिल रहा है अभी एटमॉस्फेयर में? 400 के आसपास, और चाहिए कितना? मोर देन 450। तो बोलूं C3 को जितना CO2 चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सो फॉर C3 प्लांट CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर, है कि नहीं? C3 प्लांट को जितना CO2 चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो C3 प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर है। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है क्या, कि अभी एटमॉस्फेयर में इतना CO2 है, अगर फ्यूचर में CO2 का परसेंटेज बढ़ के 0.05% हो जाए, मतलब 500 ppm तक पहुंच जाए, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। कौन से प्लांट में बढ़ेगा? C3। अरे C4 तो ऑलरेडी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर ही रहा है, तो CO2 500 ppm हो जाएगा तो भी उसमें मैक्सिमम रेट ऑलरेडी चल रहा है, तो रेट तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन C3 को जितना चाहिए, अगर 500 ppm CO2 हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो C3 को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, तो C3 भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आ गया कि फ्यूचर में अगर CO2 बढ़े तो कौन से प्लांट को फायदा होगा? C3 प्लांट को, उसको उतनी CO2 मिल जाएगी जितनी चाहिए फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हैं? लेकिन एनसीईआरटी उसके आगे भी लिखती है कि अगर इससे ज्यादा CO2 बढ़े तो इट विल शो डैमेजिंग इफेक्ट। अब डैमेज, इससे ज्यादा CO2 हो जाएगा तो डैमेजिंग इफेक्ट हो जाएगा। क्या मतलब है सर? सुनिए, अभी एक बार बोल देता हूं, फिर जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाऊंगा ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वहां डिटेल में बात करूंगा। देखो, अगर CO2 बहुत ज्यादा हो जाएगी तो गार्ड सेल में, कहा? गार्ड सेल, स्टोमेटा, गार्ड सेल में CO2 अगर ज्यादा हो गया तो गार्ड सेल में CO2 ज्यादा हो जाएगा, तो CO2 प्लस वाटर, कार्बोनिक एसिड खूब सारा हो जाएगा, तो गार्ड सेल का पीएच एसिडिक हो जाएगा, और हाईली एसिडिक हो जाना एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। और अगर हाईली एसिडिक पीएच होना स्ट्रेस कंडीशन है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, और स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड क्या कराएगा? बंद करा देगा स्टोमेटा को, तो CO2 मिलना ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी ने जो बोला है कि 500 ppm से ज्यादा हुआ तो फोटोसिंथेसिस डैमेजिंग इफेक्ट आएगा, इसका मतलब यही है कि CO2 अगर बहुत ज्यादा हो गया तो CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड, गार्ड सेल में एसिड ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक पीएच एक स्ट्रेस कंडीशन है, तो एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा और वो स्टोमेटा बंद करा देगा, CO2 मिलना बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी ये सब नहीं याद रखना है कि एसिड बन गया, स्टोमेटा बंद हो गया, वो सब नहीं, बस इतना ही याद रखो
कि CO2 बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो मैं चाहता हूं जहां पर पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है कहीं पर डैमेजिंग इफेक्ट करके कुछ लिखा है, तो जहां पर पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां लिख दो एक लाइन, क्या? ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा which will stop photosynthesis, due to closure of stomata which will stop photosynthesis, due to closure of stomata which will stop photosynthesis। ठीक है? एक ने पूछा है लीनियर रिलेशन। अरे लीनियर रिलेशन का मतलब ये था कि जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो लाइट इंटेंसिटी घटाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट और कम होगा, और बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। CO2 फिक्सेशन वही है। अच्छा, क्या लिखा आपने? ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा विच विल स्टॉप फोटोसिंथेसिस। क्लियर है सबको? अच्छा, आगे सुनो। अब एनसीईआरटी दूसरे पैराग्राफ पर क्या बात करती है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरे पैराग्राफ पे एनसीईआरटी बात करती है, देखो, कि हाई CO2 दे दो, किसको? C3 को भी और C4 को भी, दो अलग अलग सिचुएशन में। एक कंडीशन में लाइट कम दो और एक में ज्यादा दो। ज्यादा मतलब जितना चाहिए उतना, वेरी हाई नहीं लिखा है मैंने। तो सुनो, अगर आप लाइट ही कम दे रहे हो तो लाइट रिएक्शन ही अच्छे से नहीं होगा, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बनेगा, तो डार्क रिएक्शन कैसे अच्छे से होगा? तो मेरा कहना यह है कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर प्लांट को CO2 ज्यादा दिया जाए लेकिन लाइट कम दिया जाए तो C3 हो या C4, दोनों में फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा, दोनों में फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर लाइट जितना चाहिए वो भी दे दिया और CO2 भी दे दिया तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट C3 C4 दोनों में बढ़ेगा। अरे लाइट CO2 दोनों जितना चाहिए उतना दे दोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट तो दोनों में बढ़ जाएगा ना, C3 में भी और C4 में भी। क्लियर है? तीसरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी कहती है कि C4 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट 360 ppm है और C3 का बियॉन्ड 450 है, तो CO2 किसके लिए लिमिटिंग है? C3 प्लांट के लिए। अरे ये देखते हुए बोलूं मैं कि C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन, C4 तो कम CO2 में भी अच्छी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन C3 प्लांट हाई CO2 मिलेगा तब फोटोसिंथेसिस अच्छी करेंगे। सही बोल रहा हूं? एनसीईआरटी बोल रहा हूं भाई। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, मैं बोलूं कि C3 प्लांट रेस्पॉन्स दिखाते हैं हाई CO2 पर, सही है? अब C3 प्लांट हाई CO2 पर क्या रेस्पॉन्स दिखाएंगे? फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। अरे भाई C3 को इतनी CO2 दे दोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ जाएगी प्लांट की, प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ जाएगी प्लांट की। इस बात का हमने फायदा उठाया है। किस बात का फायदा उठाया? कि C3 प्लांट हाई CO2 पर रेस्पॉन्स दिखाते हैं। क्या रेस्पॉन्स दिखाते हैं? कि उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस बात का हमने फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? हम इन C3 प्लांट को ग्रीन हाउस में रख देते हैं। इन C3 प्लांट को कहां रख देते हैं? ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में मतलब CO2 रिच एटमॉस्फेयर में। कहां रख देते हैं C3 प्लांट को? CO2 रिच एटमॉस्फेयर में। तो C3 प्लांट का क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इसे कहते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। क्या है CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट? C3 प्लांट को CO2 रिच एटमॉस्फेयर में रख देना ताकि उनकी यील्ड बढ़ जाए। क्या कहलाता है? CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट कौन दिखाएगा? C3 प्लांट, C4 नहीं। अरे C4 तो ऑलरेडी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उन्हें चाहे ग्रीन हाउस में रखो या बाहर उगने दो, उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ऑलरेडी मैक्सिमम चल रहा है, तो उनमें थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। किन में बढ़ेगा? C3 में। क्योंकि C3 प्लांट अगर बाहर ग्रो कर रहा है
तो उसे जितनी CO2 चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस में रख दूं तो जितनी CO2 चाहिए उतनी मिल जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। तो ये इफेक्ट कौन दिखाएगा? C3 प्लांट, C4 प्लांट नहीं। सुनो, C3 प्लांट को ग्रीन हाउस क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस क्रॉप। अब पता है हमारे एनसीईआरटी में ग्रीन हाउस क्रॉप के 2 एग्जाम्पल दिए, टमाटो एंड बेल पेपर। बेल पेपर क्या होते हैं? शिमला मिर्च, कैप्सिकम। अगर कैप्सिकम लिख दे एनसीईआरटी तो सब समझ जाएंगे ना शिमला मिर्च की बात हो रही है। तो बेल पेपर इज कैप्सिकम। सुनो तो एनसीईआरटी पढ़ के बता देता हूं, जो मैंने समझा है वही लिखा है आखिरी पैराग्राफ में। देखो क्या लिखा है। द फैक्ट दैट C3 plant respond to higher CO2 concentration. कैसे respond करेंगे? By showing increased rate of photosynthesis, which lead to their higher productivity. Has been used for some greenhouse crop. इस बात का हमने फायदा उठाया कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप के लिए, मतलब टमाटो और बेल पेपर के लिए। क्या करते हैं हम इनको? दे आर अलाउड टू ग्रो इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर। C3 प्लांट को कहां रख देते हैं? CO2 रिच एटमॉस्फेयर में, तो इनकी यील्ड बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। समझ रहे हो? तो सुनो ना, जहां पर ये CO2 का आखिरी पैराग्राफ खत्म हो रहा है, डैश करके लिख दो, इट इज कॉल्ड CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। C3 प्लांट को CO2 रिच एटमॉस्फेयर में रखना ताकि उनकी यील्ड बढ़ जाए, इट इज कॉल्ड CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। लिख दिया? इट इज कॉल्ड CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। एक लाइन और लिख दो वही एनसीईआरटी में, क्या कि दिस इफेक्ट इज शोन बाय C3 plant. This effect is shown by C3 plant. क्या? This effect is shown by C3 plant, but not by C4 plant. एक लाइन और लिख दो, क्या कि ग्रीन हाउस क्रॉप और C3 प्लांट। ये ग्रीन हाउस क्रॉप किसे कहते हैं? C3 प्लांट को। तो लिख दो ग्रीन हाउस क्रॉप और C3 प्लांट। ग्रीन हाउस क्रॉप और C3 प्लांट। पता है क्यों बता रहा हूं ये? मान लो इस बार नीट में क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन ग्रीन हाउस क्रॉप है, और ऑप्शन में टमाटो और बेल पेपर दोनों नहीं है। तो वो जो एग्जांपल दिए थे, राइस, व्हीट, ओट, बार्ली, मैंगो, टमाटो, सनफ्लावर दिए थे, वो भी तो C3 प्लांट है, वो भी ग्रीन हाउस क्रॉप है। समझ गए? इसलिए बता दिया कि ग्रीन हाउस क्रॉप क्या है? C3 प्लांट। अच्छा ठीक है। अब सर आप अपनी तरफ से भी कुछ बताने वाले थे। हाँ, 2 लाइन। एटमॉस्फेयर में CO2 इतना कम हो जाए, नहीं CO2 कभी कम नहीं होगा, आर्टिफिशियली अगर हम करें तब की बात हो रही है कि एटमॉस्फेयर में CO2 इतना कम हो जाए कि P = R हो जाए, उसे बोलेंगे CO2 कंपनसेशन पॉइंट। जैसे लाइट कम हो जाए कि P = R हो जाए तो क्या बोलते थे? लाइट कंपनसेशन पॉइंट। वैसे ही CO2 इतना कम कर दिया जाए कि फोटोसिंथेसिस का रेट गिर के रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए तो क्या बोलोगे? इसे CO2 कंपनसेशन पॉइंट। पता है C3 प्लांट कब ऐसा करेंगे? C3 प्लांट के लिए CO2 कंपनसेशन पॉइंट वैल्यू है 25 से 100 ppm। सुनो, इतनी CO2 तो कभी हम होने नहीं देंगे। हम तो 500 ppm की तरफ पहुंचाने वाले हैं, समझ रहे हो, एटमॉस्फेयर में। तो इतनी CO2 तो कभी होगी नहीं। ये हम आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली अगर कुछ किया जाए तो, अगर एटमॉस्फेयर में इतनी CO2 दे दूं C3 को, सिर्फ इतना ही, तो C3 प्लांट तकलीफ में आ जाएंगे। क्या तकलीफ हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस का रेट गिर के रेस्पिरेशन के बराबर हो जाएगा। लेकिन
C4 प्लांट इतनी CO2 पर भी तकलीफ में नहीं आएंगे। अगर एटमॉस्फेयर में इतनी भी CO2 मिले ना तो भी C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस ही ज्यादा करें। क्यों? बोलो। Because they have Pepcase enzyme which has very high affinity for CO2। क्या बोला था पेपकेज के बारे में? कि एटमॉस्फेयर से CO2 की आखिरी बूंद तक निकाल के दे देंगे प्लांट को। तो अगर CO2 इतना भी हो जाए तो भी C4 को दिक्कत नहीं है अभी। तो दिक्कत में कब आएंगे? जब CO2 ना के बराबर बचे या ना बचे। देखो ना, C4 प्लांट के लिए CO2 कंपनसेशन पॉइंट है 0 से 10 ppm। तो ना के बराबर ही है या बोलो नहीं है? तब जाकर C4 प्लांट में P बराबर R होगा। समझ गए? तो मैं चाहता हूं एनसीईआरटी में ये बॉक्स बना के रख दे। ये मेरी तरफ से एनसीईआरटी में लिख दे। बाकी सब एनसीईआरटी ही बोला मैंने। अगला फैक्टर टेम्परेचर ला रहा हूं फिर से टोटल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझना है हमें, दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर के लिए। सही है? अब क्या लेकर आ रहा हूं? टेम्परेचर। तो देखें टेम्परेचर, इधर सुनो। डार्क रिएक्शन का हर स्टेप एंजाइम चलाते हैं। डार्क रिएक्शन का हर स्टेप एंजाइम चलाते हैं। और एंजाइम को कौन रेगुलेट करेगा? टेम्परेचर। मतलब बोलूं, डार्क रिएक्शन पर टेम्परेचर का इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन का हर स्टेप कौन चलाता है? एंजाइम्स। लेकिन लाइट रिएक्शन में तो गिनती के एंजाइम होते हैं, जैसे NADP रिडक्टेज, ATPase, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, बस। तो लाइट रिएक्शन पर एंजाइम का कंट्रोल बहुत कम है। इसीलिए लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता तो है लेकिन बहुत कम पड़ता है। एनसीईआरटी कैसे लिखती है सुनना। डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल, दो लाइट रिएक्शन are also temperature sensitive but are affected to a much lesser extent। मतलब डार्क रिएक्शन का हर स्टेप एंजाइम चलाता है, इसलिए डार्क रिएक्शन पर टेम्परेचर का इंपैक्ट ज्यादा है। लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो सही लेकिन बहुत कम पड़ेगा। समझ में आई बात? अरे इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ देता हूं। जानते हो ऊपर वेंट ऑफ फैक्टर या टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं तो प्रोसेस का रेट कितने टाइम घटेगा बढ़ेगा, वही है ना ये। अच्छा सुनना जरा, लाइट रिएक्शन के लिए Q10 की वैल्यू 1 होती है। मतलब अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री टेम्परेचर है, लाइट रिएक्शन का रेट x है। अब 10 डिग्री और बढ़ा दो, 20 डिग्री टेम्परेचर कर दो, तो भी लाइट रिएक्शन का रेट x ही रहेगा। तभी तो बोल रहा था कि लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन डार्क रिएक्शन का Q10 है, डार्क रिएक्शन का Q10 2 से 3 है, मतलब 2 से 3 टाइम बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो। और फोटोसिंथेसिस के लिए भी Q10 की वैल्यू 2 से 3 ही है। मतलब डार्क रिएक्शन या ओवरऑल फोटोसिंथेसिस बोला जाए तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या हो जाएगा? 2 से 3 टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन लाइट रिएक्शन का लगभग वही रहेगा। समझ गए? लेकिन डू नॉट टेक दिस अदरवाइज। मतलब सर अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है,
10 डिग्री टेम्परेचर है सर, फोटोसिंथेसिस का रेट है सर x। अब सर मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा के 20 नहीं किया, मैंने 100 डिग्री कर दिया। अब बताओ कितना बढ़ गया? उतने में तो प्लांट जल के राख हो जाएगा। एक लिमिट तक बात होती है ये सब, समझ रहे मेरी बात? एक और बात एनसीईआरटी ने और लिखा है, क्या? सुनिए कि जो C3 प्लांट है, याद है C3 प्लांट मोस्टली टेम्परेट में मिलते थे, तो C3 प्लांट या टेम्परेट प्लांट्स, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर लो है, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर लो है। कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बताया था। और जो C4 प्लांट है या ट्रॉपिकल प्लांट्स है, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई है, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई है। कितना है याद है कुछ? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी ने टेम्परेचर में बस इतना ही लिखा है। तो मेरी तरफ से Q10 की वैल्यू लिख दो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। टेम्परेचर की बात हो गई, अब मैं वाटर लेकर आ रहा हूं, आखिरी फैक्टर एक्सटर्नल। क्या खा लिया भाई? टेम्परेचर के बाद अगला वाटर। देखो अगला फैक्टर क्या लेकर आ रहा हूं? वाटर। एक्सटर्नल फैक्टर के नाम पर आखिरी जो एनसीईआरटी में दिया है वो है वाटर। समझ रहा वाटर वाला पार्ट? रेडी? सुनो वाटर। अरे लिख लिया? बता दू सब? देखो एनसीईआरटी कहती है कि वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर क्या है? वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, है या नहीं? याद करो, लाइट रिएक्शन में वाटर रिएक्टेंट का काम करता है। कहां पर? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सुनो तो, अगर कोई चीज अगर कोई चीज किसी प्रोसेस का रिएक्टेंट है, अगर कोई चीज किसी प्रोसेस का रिएक्टेंट है, तो उसे प्रोसेस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालना चाहिए। जैसे मान लो CO2 रिएक्टेंट है, 6CO2 + 12H2, तो CO2 भी तो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का। तो CO2 कम ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट तुरंत घटेगा बढ़ेगा। तो CO2 तो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है फोटोसिंथेसिस पर। तो वाटर भी तो रिएक्टेंट है, लेकिन वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता फोटोसिंथेसिस पर। पता है क्यों? क्योंकि पानी प्लांट को पता है कितना चाहिए? <1% फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया, उसमें से <1 लीटर पानी चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। अब उतना पानी तो प्लांट में हमेशा होगा। अरे जिंदा प्लांट में <1% वाटर तो होगा ना। तो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर स्टेप के लिए पानी चाहिए, उतना पानी तो प्लांट में हमेशा होगा। इसलिए पानी का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखेगा, मेनली इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा। एनसीईआरटी कैसे लिखती है इसको? ऐसे सुनना जरा। एनसीईआरटी लिखती है कि भले ही वाटर रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन का, वाटर रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन का, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता। ये क्या करता है? प्लांट पर इफेक्ट डालता है। वाटर फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट नहीं डालता, वाटर प्लांट पर इफेक्ट डालता है। अब प्लांट पर जो इफेक्ट डाला,
उससे फोटोसिंथेसिस कम ज्यादा होती है। मतलब सर दिखाता हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए वाटर स्ट्रेस हुआ प्लांट में, वाटर स्ट्रेस हुआ तो मेनली वाटर क्या दिखाएगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट। क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाएगा, सुनो, अगर प्लांट में पानी कम हो गया तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा, और अगर स्टोमेटा ही बंद हो गया तो विच विल लीड टू व्हाट, रिड्यूस्ड CO2 अवेलेबिलिटी। देखा आपने, पानी ने डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट नहीं डाला, पानी की कमी ने क्या किया, स्टोमेटा बंद करवाया, और स्टोमेटा बंद होने से CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो गई, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया। तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम तो हुआ लेकिन इनडायरेक्ट, है कि नहीं। इसी तरह मान लो कोई लीफ इतनी बड़ी थी, पानी कम हो जाएगा तो पत्तियों की विल्टिंग हो जाएगी, मुरझा जाएंगी पत्तियां, यही पत्ती सूख के अब सिर्फ इतनी बची, तो अब इतनी छोटी रह गई, तो सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस कम हो गया। तो फोटोसिंथेसिस कम हो गया या नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट ही तो है। तो दूसरा क्या बोल रहा हूं, विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स which reduces surface area for photosynthesis, surface area for photosynthesis। और सुनो, पता है जो एंजाइम्स होती है ना, वो एक्वस एनवायरमेंट में काम करती है, एक्वस एनवायरमेंट में एंजाइम काम करती है। अगर सेल में पानी कम होगा तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। अगर पानी कम होगा तो एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया, तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो तीसरा क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, किसके कारण, ड्यू टू एंजाइम, ड्यू टू एंजाइम इनएक्टिवेशन, ड्यू टू एंजाइम इनएक्टिवेशन। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, अभी कोई वाटर का इफेक्ट पूछे फोटोसिंथेसिस पर, इनडायरेक्ट इफेक्ट ही बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना है। लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि डायरेक्ट इफेक्ट बताओ, मतलब वो आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए माना कि पानी कम चाहिए, लेकिन उतना भी पानी नहीं है प्लांट में, अब बोलो क्या होगा। तो क्या होगा, पानी का जो रोल है वो कम हो जाएगा, मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का रेट धीमा हो जाएगा। तो अगर किसी ने, मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वाटर बताना ही नहीं है, लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वाटर बताओ, तो ये बता के ना चले आना, फिर क्या बोलना कि भाई है तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, लेकिन वो पूछ ही रहा है तो जवाब तो देना होगा। तो क्या बोलेंगे, पानी अगर फोटोसिंथेसिस के लिए जितना चाहिए नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का रेट कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट इफेक्ट किसी को बताना नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ ही ले तो बताएंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको वाटर का क्या इफेक्ट बताना है, कोई पूछे वाटर कैसा इफेक्ट डालता है, मेनली इनडायरेक्ट इफेक्ट, और ये बोलकर चुप हो जाना है। लेकिन सवाल ही आ जाए डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वाटर बताओ, फिर ये बता के आना, है तो हाइपोथेटिकल लेकिन क्लियर है मेरी बात। तो ये वाटर हो गया, ये आखिरी फैक्टर था एनसीईआरटी। लेकिन मॉड्यूल में एक और दिया है, इनहिबिटर, बता देता हूं, नहीं बोलोगे बताया तक नहीं, 4-5 एग्जांपल है छोटे छोटे। इनहिबिटर्स ऑफ PS2 एंड PS1। क्या, चलो देखो भाई, नाम है याद कर लेना, अब कोई पूछ ना ले इसलिए, एनसीईआरटी में तो नहीं है, फिर भी अब 5 ही तो नाम है, वो भी शॉर्ट में बोल रहा हूं याद कर। तो चलो इनहिबिटर ऑफ PS2 बता देता हूं और PS1।
जल्दी आ जा। ओके चलो सुनो, देखो सिंपल सी बातें बता रहा हूं। PS2 के इनहिबिटर, एक है DCMU जिसका कॉमन नेम है डाईयूरॉन, एक है CMU मोनोयूरॉन। नहीं, मेरे पास पूरा नाम भी है, DCMU का डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, मॉड्यूल में नाम भी है मेरे पास, तो उसका पूरा भी नाम है 3,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 1,1 डाइमिथाइल यूरिया। नहीं चाहिए, आप तो इतना ही याद रखो। क्या बोला मैंने? सिर्फ थोड़ा सा। हाँ, एक है पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल। सब कुछ बताऊंगा मैं, चिंता ना कर। अब सुनो, सिर्फ ये नाम याद रखना है, ये PS2 के इनहिबिटर है। और ये करते क्या है, ध्यान से सुनना। इनमें से कोई एक दोगे तो ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्लोरोफिल 680 से प्लास्टोक्यूनोन तक रोक देते हैं। मतलब कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन मान लो थियोफाइटिन तक पहुंच भी जाए लेकिन प्लास्टोक्यूनोन बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो PS2 काम करना बंद कर दिया, तो नॉन साइक्लिक EDS बंद, और नॉन साइक्लिक EDS बंद तो फोटोसिंथेसिस भी तो बंद हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे लेकिन सुनो, ये केमिकल हम चुन चुन कर लाए हैं। ऐसे केमिकल है ये जो हमारी क्रॉप प्लांट है उनका PS2 ब्लॉक नहीं होगा। हमारी जो क्रॉप प्लांट है वो रेजिस्टेंट है इन केमिकल्स के लिए, केवल वीड का PS2 ब्लॉक होगा। I mean to say these chemicals are used as weedicide या herbicide। वीड का PS2 ब्लॉक होगा, समझे? तो वीड को मारने के काम आएगा। हमारे क्रॉप प्लांट इन केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट है, हमने अच्छे से चेक कर लिया है। ऐसे थोड़ी ना इनको खेत में डाल दिया, पता चला ना क्रॉप बचा ना वीड बचा। और PS1 के इनहिबिटर, PS1 के इनहिबिटर है वाइलोजन डाइज, वाइलोजन डाइज लाइक डाइक्वेट एंड पैराक्वेट। ये दोनों क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्लोरोफिल 700 से FRS तक तो मान लो हो भी जाए लेकिन फेराडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। कहने का मतलब साइक्लिक EDS ब्लॉक कर देंगे। वैसे तो नॉन साइक्लिक भी ब्लॉक हो जाएगा लेकिन मेनली ने नॉन साइक्लिक का इनहिबिटर बोलते हैं और इन्हें मेनली साइक्लिक का। अच्छा, ये इनहिबिटर्स थे, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है और मैं इंट्रोडक्शन ला रहा हूं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वो तो निर्धारित है, मतलब चैप्टर अगली क्लास में आते ही ग्लाइकोलाइसिस शुरू होनी चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो वो बात यहां पर मैं करने वाला हूं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आ जाओ ग्लाइकोलाइसिस हेडिंग के पहले तक, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अनदर चैप्टर फुल ऑफ एडवेंचर, है ना। ढेर सारे पाथवे, साइकिल, मजा आएगा, देखेंगे। है करवा ग्लाइकोलाइसिस तू कर ले, क्रेब साइकिल मैं करा दूंगा। हाँ ग्लाइकोलाइसिस तो सिंपल है, वहां केल्विन में भी तो की। और क्रेब साइकिल में ऐसा न्यूमोनिक दूंगा कि घर पहुंचने के पहले तैयार हो जाएगा। ठीक है, इंतजार करो। और एलन पर ही नाम होगा, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा, इसी पर होगा पूरा। तो एक बनाया था मैंने, तो वो तो नॉन नेम है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और तो क्या पड़ोसी बनाने आएंगे, बोल के गया था उनको भी बना देना। अच्छी बात कर रहे हैं, जब क्रेप बताऊंगा तब बताऊंगा वो, है ना। अब इंतजार करो उसका। अच्छा सुनिए, बैक ध्यान से, अब ध्यान से बिल्कुल। रेस्पिरेशन चैप्टर अलग ही लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए, तब बात क्लियर होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें भी है, बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें एनसीईआरटी लिखती है। तो सुनिए, मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं, देखो
रेस्पिरेशन के दौरान ये ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक, ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो 6 CO2 निकलते हैं। अब ग्लूकोज के 6 कार्बन तो तभी रिलीज होंगे जब मैं ग्लूकोज के ये जो CC सिंगल बॉन्ड है तोड़ डालूं। तो रेस्पिरेशन के दौरान, बाद में उठा लेंगे, अभी इधर जाए तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के CC सिंगल बॉन्ड टूटते हैं। एनसीईआरटी, ग्लूकोज के या फूड के CC सिंगल बॉन्ड टूटते हैं और उससे रिलीज होती है एनर्जी, और जो एनर्जी निकली दैट इज ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ ATP। कोई दिक्कत नहीं? आगे ग्लूकोज को एक स्टेप में नहीं तोड़ते। जब ग्लूकोज को 20 स्टेप से ज्यादा में तोड़ते हैं, ग्लूकोज को जब 20 स्टेप से ज्यादा में तोड़ते हैं, तब जाकर ग्लूकोज की लगभग 40 से 45% एनर्जी ट्रैप हो पाती है इन फॉर्म ऑफ ATP। क्या बोल रहा हूं? जब 20 स्टेप से ज्यादा में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तब जाकर ग्लूकोज की कितनी एनर्जी ATP के फॉर्म में ट्रैप हो पाती है? सिर्फ 40 से 45%। सोचो ग्लूकोज को एक स्टेप में तोड़ दे तो एक ही स्टेप में सारी एनर्जी निकल जाएगी एंड ऑल द एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट। सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, कोई एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाएगी इन फॉर्म ऑफ ATP। इसीलिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। मैं जो भी लाइन बोल रहा हूं सब एनसीईआरटी बोल। इसीलिए ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है तो तोड़ा जाता है कैसे? बाय अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। तोड़ा जाता है बाय अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। वो रिएक्शंस को कौन चलाते हैं? एंजाइम्स। तो बाय अ सीरीज ऑफ स्लो रिएक्शन तोड़ा जाता है, और जो रिएक्शन में थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती है, रिएक्शंस में जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती है, उसे ट्रैप कर लिया जाता है इन फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो सबसे पहले मैं ATP की तारीफ करूं, इसके बाद आगे की बात करूंगा। हाँ, तो मैं तारीफ करने जा रहा हूं ATP की। ATP को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। और क्या बोलते हैं? अरे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाने के लिए जो सिक्का खर्च करना होगा वो क्या होगा? ATP। मेटाबॉलिक रिएक्शन किससे चलेंगे? ATP से एनर्जी लेकर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉइन ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसे एक चीज और कहते हैं रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको जब भी एनर्जी चाहिए आप ATP को तोड़कर एनर्जी पा लेते हो, है कि नहीं? रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब चाहिए तब तोड़ो और एनर्जी पा लो। अच्छा सुनो तो जरा, ATP को थोड़ा डिटेल में देखो। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपने देखा दो बॉन्ड थोड़ा अलग सिंबल के हैं, ये एनर्जी रिच बॉन्ड है। ये जो पहला बॉन्ड है ना, ये पहला बॉन्ड जो है ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये पहला बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये जो बाद वाले दो बॉन्ड है ना, इनको कहते हैं पायरोफॉस्फेट बॉन्ड, पायरोफॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी कहते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और पता है इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी सबसे कम मिलेगी 3.4 किलो कैलोरी, और इसको तोड़ने पर 6.5 किलो कैलोरी, और सबसे ज्यादा एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने पर। लेकिन इस बॉन्ड की एनर्जी में कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 7.6 मिलता है, कुछ लोग कहते हैं 8.1, कुछ लोग कहते हैं 8.9, और कुछ लोग आ गए हैं नए नए जो 9.1 बोलने लगे हैं किलो कैलोरी एनर्जी। आपको 8.1 बोलना है, आपको न कम बोलना है, ज्यादा मॉडरेट में बने रहो। क्या बोलना है? 8.1 किलो कैलोरी। तो सुनो मेरी बात, अब आज के बाद जब भी ATP बोलो तो दिमाग में ये बॉन्ड भी दिखने चाहिए
और एनर्जी भी दिखनी चाहिए। ये नहीं एटीपी बस खत्म, तो दिमाग में कुछ इमेज नहीं है। समझ गए बात? तो एटीपी का एक एक कोना डिस्क्राइब कर दिया मैंने। अब मैं थोड़ी तारीफ कर रहा हूं रेस्पिरेशन। किसकी? रेस्पिरेशन। देखो, हाँ बोल। सब यूज होता है लेकिन सबसे कॉमन एटीपी, क्योंकि रेस्पिरेशन से क्या बनता है याद कर। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? क्या सबसे कॉमन पाया जाता है इसीलिए ना। क्यों? क्या तेरी सेल में वही है, तो दूसरे फॉर्म में स्टोर कर ले। जीटीपी भी एनर्जी देती है, सीटीपी भी देता है, लेकिन सबसे कॉमन रेस्पिरेशन से एनर्जी कहां आती है? बाकी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डीएनए आरएनए बनाने के काम आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में तो यही बनता है ना, और जीटीपी बनता है, तो वो यूज होते हैं रेस्पिरेशन में। अच्छा देखो जरा, रेस्पिरेशन से जो बनेगा वही यूज करेगा ना तू। अच्छा सुनो, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और बोलू, रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है एक्सर्गोनिक, एनर्जी निकलती है, बोलू डाउन हिल। क्या? डाउन हिल। और क्या बोलू? एम्फीबॉलिक। कैसा है ये? एम्फीबॉलिक मतलब बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों क्यों बोल रहे हो? सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने ग्लूकोज को तोड़ा पायरुविक एसिड में। किसमें तोड़ा? पायरुविक एसिड में। तो ये क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म। ध्यान देना। अरे भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, तो 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड मिल गए, पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड मिल गए, और क्या? तो पायरुविक एसिड क्या हुआ? टूटने से बना ना ग्लूकोज के, तो कैटाबॉलिज्म हो गया या नहीं? अब ये जो पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसमें NH2 लगा दो ना, लो एलानीन बन गया। क्या बन गया? एलानीन। तो जो इंटरमीडिएट था रेस्पिरेशन का, उसमें कुछ डाल के नया कंपाउंड बन गया, ये क्या हुआ? एनाबॉलिज्म। ग्लूकोज को तोड़ा तो पायरुविक एसिड बना, कैटाबॉलिज्म। लेकिन जो इंटरमीडिएट बना उसमें कुछ डाल के नया कंपाउंड बना लिया, क्या हुआ? एनाबॉलिज्म। समझ रहे हो? जैसे पायरुविक एसिड को तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड से हमने सिंथेसिस करा ली। किसकी? एलानीन की। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देता हूं। ग्लूकोज को तोड़ा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तक। क्या था ये? कैटाबॉलिज्म। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से प्लांट में बन जाता है क्लोरोफिल, और हम में हीमोग्लोबिन। तो हुआ ना एनाबॉलिज्म। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एम्फीबॉलिक क्यों बोल रहा हूं? सिंस वेरियस इंटरमीडिएट्स, सिंस वेरियस इंटरमीडिएट्स of cellular respiration, various intermediates of cellular respiration are used for synthesis of cellular compounds. सेल के लिए कंपाउंड्स बनाने का काम आ जाता है। तो देखो ना, टूटने का काम चल ही रहा है, साथ में जो इंटरमीडिएट आए उनसे नए नए कंपाउंड बना लिए, तो हुआ ना एनाबॉलिक भी। तो रेस्पिरेशन को क्या बोलना है? एम्फीबॉलिक। सही है? नोट्स में लिखा है, आई थिंक नोट्स जिनके पास है वो देखेंगे तो ये सब लिखा हुआ है ना? लिखा है ना? अच्छा, अरे रेस्पिरेशन में जिसे तोड़ा जाए उसे कहते हैं क्या? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन टूटता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कभी कभी ऑर्गेनिक एसिड भी टूटता है, कभी कभी कुछ केस में ऑर्गेनिक एसिड भी टूटता है, जैसे मैलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड भी टूटता है, लेकिन मेनली क्या टूटता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या टूटता है? हा? तो सीक्वेंस ऑफ यूज बोलू, सीक्वेंस ऑफ यूज इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में पहले टूटता है कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, और अंत में सेल की प्रोटीन, है ना? और एनर्जी कंटेंट
सबसे कम किस में है? कार्बोहाइड्रेट में। उससे ज्यादा प्रोटीन में, उससे ज्यादा फैट में। और पता है किसमें कितनी एनर्जी है? ये आपकी एनसीईआरटी ने डाइजेशन में लिखा है, याद है कुछ? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू लिखी है, लिखा है क्या कहीं? तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और क्या? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। किसकी? किसकी वैल्यू? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, 1 ग्राम प्रोटीन की और 1 ग्राम फैट की। आगे ये वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस है? सुनो ध्यान से। फिजियोलॉजिकल वैल्यू वो है, मेरी बॉडी में जब ये टूटेंगे रेस्पिरेशन में तो कितनी एनर्जी देंगे, मेरी बॉडी में जब टूटेंगे तो ये कितनी एनर्जी देंगे, ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। और कैलोरीफिक वैल्यू तो आई थिंक आप सब जानते हो, जब इनको बॉम्ब कैलोरीमीटर में चलाऊं तो ये कितनी एनर्जी देंगे, याद है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में इनको जलाऊं तो कितनी एनर्जी देंगे, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। और मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी देंगे, दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो सुनो, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट की है 4.1 किलो कैलोरी, और उससे ज्यादा अभी तो बताया प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी, और फैट की सबसे ज्यादा 9.45 किलो कैलोरी। और हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों बराबर एनर्जी देते हैं 4.0, और फैट कितना देता है? 9.0। देखो भाई, मेरे चैप्टर में ये टेबल ना याद करो चलेगा, डाइजेशन में तो याद करोगे ही करोगे, क्योंकि वहां तो एनसीईआरटी में है ये डाटा। तो ना यहां करो या वहां करो, आप समझो कहां कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब रेस्पिरेशन में क्या टूटता है, इसके बेस पर रेस्पिरेशन दो तरह का है। सुनो, अगर कार्बोहाइड्रेट फैट स्टोर्ड फूड टूटे रेस्पिरेशन में तो बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और सेल का प्रोटीन टूटे तो प्रोटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, किस बेस पर बोल रहा हूं? रेस्पिरेशन में क्या टूट रहा है, इसके बेस पर रेस्पिरेशन दो तरह का है। रेस्पिरेशन में क्या टूटा है उसके बेस पर देखो, एक है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है भाई? मैं बोल रहा हूं स्टोर्ड फूड टूटे। स्टोर्ड फूड अक्सर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट या फैट। स्टोर्ड फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर यूज हो एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो क्या बोलोगे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन अगर सेल की प्रोटीन टूटे, सेल की स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटे, सेल की स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटे रेस्पिरेशन में तो क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। समझ रहे हो? ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कब बोलोगे? प्रोटीन नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सेलुलर प्रोटीन। सेलुलर प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द सेल यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटे रेस्पिरेशन में तब बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब पता है सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन कब टूटेगा? जब बॉडी का कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो जाए, मतलब रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों खत्म हो गए, प्रोटीन टूटने लगेगा तब। और पता है जब सेल का प्रोटीन टूटने लगे रेस्पिरेशन में कब टूटेगा पता है? कम से कम 15-20 दिन से खाना ना खाया हो तब तक कार्बोहाइड्रेट फैट खत्म हो जाएगा, फिर प्रोटीन टूटेगा। आपको एक दिन खाना ना मिले, आप बोलोगे आई एम स्टार्विंग फॉर फूड। नो, यू आर नॉट एलिजिबल टू से दैट।
यू आर नॉट एलिजिबल टू से दैट। अगर आपने 2-4 दिन खाना नहीं खाया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू से कि आई एम स्टार्विंग फॉर फूड। कम से कम 15-20 दिन ना खाया हो, देन यू आर एलिजिबल टू से दैट आई एम स्टार्विंग फॉर फूड। क्योंकि टेक्निकली, अनटेक्निकली तो कोई कुछ भी बोल देता है। टेक्निकली स्टार्वेशन शब्द तभी आता है जब आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट और फैट रेस्पिरेशन में टूट चुका है, खत्म हो गया। 15-20 दिन हो गए नहीं खाया तो कार्बोहाइड्रेट फैट खत्म, अब प्रोटीन टूटना शुरू हुआ। इसे बोलोगे स्टार्वेशन। कब बोलोगे स्टार्वेशन? जब सेल का प्रोटीन टूटे रेस्पिरेशन। तभी तो मैं बोलता हूं यूज ड्यूरिंग स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब ही है कि सेल का कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो चुका है, अनशन पर बैठ गए भाई, नहीं खाए 15-20 दिन से, तो फिर तो स्टार्वेशन समझे। स्टार्वेशन शब्द कब यूज होगा? जब बॉडी का कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो गया हो, रेस्पिरेशन में प्रोटीन यूज होने लगे, तब स्टार्वेशन। आपने गौर किया? नहीं, आपने गौर नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला कि प्रोटीन टूटे तो प्रोटोप्लाज्म, मैंने बोला सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटे तो प्रोटोप्लाज्म। ऐसी लाइन क्यों बोल रहा हूं? सुनो, लेग्यूम सीड में प्रोटीन अगर टूटे रेस्पिरेशन में, लेग्यूम सीड में रेस्पिरेशन में प्रोटीन टूटे तो मैं प्रोटोप्लाज्मिक नहीं कहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि लेग्यूम सीड में तो स्टोर्ड फूड ही प्रोटीन है। तो मैंने नहीं बोला प्रोटीन टूटे तो प्रोटोप्लाज्मिक, मैंने बोला स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटे सेल का तो प्रोटोप्लाज्मिक। अगर किसी का स्टोर्ड फूड ही प्रोटीन है और वो रेस्पिरेशन में टूटे तो वो भी प्रोटीन कहलाएगा। इसीलिए देखो मैं यहां पर एक्सेप्शनल केस लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन हो, प्रोटीन मतलब स्टोर्ड फूड, किसमें? लेग्यूम सीड में, तो इसे भी बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। बात दिमाग में गई? तो फ्लोटिंग में सीधा बोलो, स्टोर्ड फूड टूटे तो फ्लोटिंग, सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटे तो प्रोटोप्लाज्मिक। सिंपल, समझ गए? अच्छा, आखिरी चीज जो बता रहा हूं, अरे कुछ नहीं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस बता रहा हूं। क्या? एरोबिक और एरोबिक, ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस बता रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। ये आखिरी चीज है जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को क्लोज करता है, और ज्यादा कुछ नहीं है, रिएक्शन है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, चुपचाप देखो, छोटे बच्चों के जैसे। सही सलामत जाना चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है? इधर देख, ओके, आ जाओ, इधर आओ। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। छोटी छोटी बातें करना चाह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि अगली क्लास में आऊं तो मैं अभी भी इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू कर रहा हूं। ये होते ही इंट्रोडक्शन खत्म, अगली क्लास में आते ही ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इधर आओ। क्या आपको रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन याद है? मैं कहता हूं याद करने की जरूरत नहीं है। अरे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन उल्टा कर लो, जो वहां रिएक्टेंट था यहां प्रोडक्ट होगा, और जो वहां प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट होगा। तो बोलो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या था? फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या था? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही था प्रोडक्ट। और उधर रिएक्टेंट कौन था? 6CO2 प्लस 12H2O, सही है ना? प्लस रिलीज होती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी। एक्चुअली हमें कितनी मिलती है? 36 से 38 ATP, यही होता है ना रेंज। अच्छा, तो देखो
ये तो एरोबिक का रिएक्शन हो गया। एनारोबिक का रिएक्शन जब लिखते हैं एनारोबिक का, तो एनारोबिक में तो ग्लूकोज अकेला टूटता है और क्या मिलता है, या तो अल्कोहल मिलेगा C2H5OH प्लस 2CO2, अगर ईस्ट है तो अल्कोहल और CO2 मिलेगा। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड मिलेगा, C3H6O3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड मिलेगा। यही है। अच्छा, और एनर्जी कितनी, दो में से कुछ भी बने, एनर्जी निकलेगी लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। अरे साफ साफ बोलो ना, 2 ATP मिलेगी, सही है ना, 2 ATP मिलेगी। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख रहे हो ग्लूकोज के पूरे 6 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए हैं, है ना, जबकि इसमें बोलूं ग्लूकोज को इनकम्प्लीट तोड़ा गया, पूरे 6 कार्बन रिलीज हो रहे हैं क्या, नहीं। तो सुनो, एरोबिक में मैं बोलता हूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन, सही बोल रहा हूं। और इधर बोल दूं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली बात। अरे यहां पर ग्लूकोज के पूरे 6 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए, तो बोलूं ऑल कार्बन आर रिलीज्ड एज CO2, ऑल कार्बन आर रिलीज्ड एज CO2। और एरोबिक रेस्पिरेशन में याद है आपको, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, लिंक और क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लिंक और क्रेब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बोलूं एरोबिक होता है इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा देखो, यहां पर बोलूं सिर्फ 2 ही ATP मिला, 36 ATP, तो यहां पर बोलूं मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, तभी तो 2 ATP मिली बस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लिंक और क्रेब नहीं होता, केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में, कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। और देखो ग्लूकोज से CO2 बन रहा है, मतलब ग्लूकोज के H हटेंगे तब ना CO2 निकलेगा, ग्लूकोज के H हटे मतलब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और O2 से वाटर बन रहा है, मतलब O2 को H मिल रहा है, तो O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस की तरह ही एरोबिक रेस्पिरेशन भी रिडॉक्स प्रोसेस है। कोई पूछे रेस्पिरेशन कैसा है, ऑक्सीडेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन कोई बोले एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा है, तो रिडॉक्स। रेस्पिरेशन कोई पूछेगा तो ऑक्सीडेशन ही बोलना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछे ऑक्सीडेशन ही बोलना है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन पूछे तो रिडॉक्स बोलना है। यहां पर देख रहे हो 2-3 रिएक्टेंट मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब बोलूं यहां रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यहां पर रिएक्शन कैसा हो रहा है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रिएक्शन हो रहा है, तो बोलूं इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। रिएक्टेंट साइड में 2-3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। और यहां एक अकेला मॉलिक्यूल है, वही टूट रहा है अकेला अपने आप में, जिसे बोलूं इंट्रामॉलिक्यूलर, एक अकेला मॉलिक्यूल टूट रहा है, इसे क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। एक अकेला मॉलिक्यूल टूट रहा है तो क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट, एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट स्लो होता है लेकिन एनर्जी ज्यादा देता है, 36 या 38। एनारोबिक का रेट फास्ट होता है लेकिन एनर्जी 2 ही ATP दे रहा है, कम दे रहा है। तो एरोबिक को बोलूं रेट इज स्लो बट प्रोवाइड मोर एनर्जी, बट प्रोवाइड मोर
एनर्जी, जबकि एनारोबिक में रेट इज फास्ट बट प्रोवाइड, 2 ही एटीपी मिल रही है बट प्रोवाइड लेस एनर्जी। सही है ना? अगर आप मॉड्यूल में देखोगे ना, अगर आप मॉड्यूल में देखोगे, एक बार देख लो ना, मैं बता दूं क्या नहीं पढ़ना है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन मॉड्यूल में एक टेबल दी हुई है। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 4 और 5 अभी नहीं पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 और 5 अभी नहीं पढ़ना है। जब चैप्टर खत्म होने के कगार पे आएगा, एरोबिक एनारोबिक दोबारा कंपेयर करूंगा, वहां पर डिस्कस होगा पॉइंट 4 और 5, क्योंकि अभी तो डिस्कस हो ही नहीं सकता क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आज के लिए ही इतना ही। अगली क्लास में ग्लाइकोलाइज, कोई क्लास नहीं मिस करना अगली। नहीं, रेस्पिरेशन गया, अगर चौथी हुई तो ऑन टाइम छोड़ूंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो, सब होगा भाई। चलिए ऑनलाइन वालों बाय बाय। हाँ, पॉल्यूटेंट अलग चीज है, वीडी साइड अलग है ना, दो अलग अलग बात कर रहे हैं हम। चलो ठीक है, बाय बाय।